स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर साइलेंटली, आप बोल सकते हो दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक, ये भी एक टाइप्स की वेव्स हैं। अब इसका प्रोडक्शन किस तरह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जैक्टली कौन सी वेव्स होती हैं ये हम चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ेंगे जब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कवरी मैक्सवेल ने किया था, और जो अगर मैक्सवेल के बारे में नहीं जानता भाई तो फिजिक्स क्या है उसके लिए। चलो भाई बहुत अच्छा, मैक्सवेल के बारे में जो नहीं जानता आज जान जाएगा, क्योंकि भाई पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म या फिर बोल सकते हो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैक्सवेल्स के इक्वेशन से ही यूज किया जाता है आज के लिए, आज के मॉडर्न यूज में। ठीक, वैसे नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी इक्वेशन वो भी गलत नहीं है, पर अगर पूरी तरह से बोलोगे सही भी है तो ये भी नहीं बोल सकते हो। ठीक, तो मैक्सवेल्स के एक्सप्रेशन का यूज करना एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिज्म के लिए भी और दूसरा इलेक्ट्रोस के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यानी इसमें से पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं ये जस्ट थोड़ा देर में समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालो डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आया? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को भी दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने एज अ प्रिडिक्ट किया कि दैट देयर शुड बी अ सम एरर, कुछ एरर हो सकता है जब हम एम्पियर सेकेंडरी लॉ का इस्तेमाल करके कोई चीज को उसके थ्रू एक जब कैपेसिटर को एम्पियर सेकेंडरी लॉ के यूज करके चार्ज किया जाता है तो उसमें से इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। तो उन इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लाया। तो चलिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आखिरकार होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से डोनेट करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? सिंपल आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा करंट होता है जब अपना मतलब ऐसे टाइप के करंट जो कि प्रोड्यूस होंगे तब जब अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, एक इलेक्ट्रिक मतलब एक सिंपल से बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होंगे और उस चेंजिंग के कारण जो उस कंडक्टर में या फिर उस समय में जो प्रोड्यूस होगा, जो करंट उस समय प्रोड्यूस होगा या फिर प्रेजेंट रहेगा, उसी करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार और, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कौन से करंट होते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होते रहते हैं बार बार और उस चेंजिंग के कारण जो करंट इंड्यूस्ड शब्द को मत यूज करना, ठीक है, इंड्यूस गलत हो जाएगा। जो करंट उस समय प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन में, उसी कंडीशन में अपन उस करंट को ID करंट मतलब ID यानी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ इस तरह से होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल्स टू, हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं? ID इज इक्वल्स टू F7 नॉट माइनस ऑफ F7 नॉट d phi E बाय dt। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? d phi बाय dt। यहां पास ये d phi E क्या है? d phi E इज अ जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। d phi इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड dt इज अ टाइम है, और F7 नॉट तो अपने को मालूम है क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, चलो, तो इस तरह से अपन डिस्प्लेसमेंट करंट को डोनेट करते हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नीड क्या थी भाई? ठीक, नीड को हमने सबसे पहले भी शुरू में समझ लिया कि आखिरकार इसकी नीड क्या थी, अपने को ऐसा एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट को लाने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, मैक्सवेल का एक ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जब हम एम्पियर सेकेंडरी लॉ का इस्तेमाल करके किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते थे, मतलब प्लेट्स कैपेसिटर को चार्ज करते थे, तो अपने को उसमें पूरे प्रोसेस में ना अपने को चार्जिंग करते समय इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती थी। इनकंसिस्टेंसी मतलब चार्ज हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ऐसे टाइप का मतलब इनकंसिस्टेंसी आ रही थी। अब इनकंसिस्टेंसी किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा था? देखो इस तरह से अपने पास जो कैपेसिटर्स हैं,
कैपेसिटर को हम बेसिकली एक पोटेंशियल अप्लाई करके चार्ज कर रहे हैं। इसमें आई करंट इधर साइड फ्लो हो रहा है, ये आई करंट को ऐसा करंट आई करंट बैटरी के थ्रू फ्लो हो रहा है, इसलिए आईसी मान लो इसे। आईसी इज अ समथिंग टू बी लाइक अ कंडक्शन करंट। ठीक, अब करंट जब इसमें फ्लो हो रहा था तो अपने को देखने को मिला कि इसमें इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब एरर देखने को मिल रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। तो इस प्रॉब्लम को जनरली मैक्सवेल ने पहचान लिया कि भाई ये इनकंसिस्टेंसी शो कर रहा है। ठीक, इनकंसिस्टेंसी किस लिए कारण शो कर रहा है, उन्होंने ऐसा स्टडी किया। तो भाई इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो देयर शुड बी अ क्या इनकंसिस्टेंसी तो प्रोड्यूस होगी ही। अब जब इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होगी तब उन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ इनकंसिस्टेंसी, इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, करंट में चेंजेस लाएगा, उसमें इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस मतलब एरर लाने की कोशिश करेगा फ्लक्स। ठीक है, करंट में अगर एरर लाने के लिए कोशिश करेगा तो जनरली इसी कारण से पूरा का पूरा प्रोसेस में इनकंसिस्टेंसी बन रही थी। अब इन इनकंसिस्टेंसी को जनरली मैक्सवेल ने भाप लिया, उन्होंने ऐसा पहचान लिया भाई इनकंसिस्टेंसी आ रही है। अच्छा, ये किसके कंडक्शन करंट में की वैल्यूज में चेंज होने के कारण ऐसा हो रहा है। चलो, तो जो वैल्यूज चेंज हो रहा है तो उसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया, एक नया टर्म ला दिया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट उस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए, मतलब उस इनकंसिस्टेंसी जिस कारण से आ रही थी उस वाले ब्लैंक स्पेस को उन्होंने आईडी करंट का नाम दे दिया, जो करंट में वेरिएशन आ रहा था। और फर्दर उन्होंने एज इस एक्सप्रेशन को क्या, जो भी एम्पियर सेकेंडरी लॉ को था उसको मॉडिफाइड करके एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन बना दिया। एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ बोल सकते हो या फिर एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन बना दिया। एक बार इसको वीडियो क्वालिटी तो सही है ना, सही है, पर थोड़ा सा और क्लियर होती तो ज्यादा बढ़िया था। चलो, क्या बना दिया, एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन बना दिया। तो वो इक्वेशन कुछ देखो, एम्पियर सेकेंडरी लॉ क्या होता था, E इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी होता था। ठीक है, म्यू नॉट आई सी, और सिंपल आप लोग लिखते थे म्यू नॉट आई। ठीक, उस समय अपन के पास कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई अपने पास उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना रहता था। ठीक, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना था, तो इसलिए अपन सिर्फ म्यू नॉट आई डायरेक्ट लिख देते थे। बट एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ इनकंसिस्टेंसी तो कुछ भी करो भाई प्रोड्यूस तो होगी ही। तो इसी इनकंसिस्टेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको एज अ डिस्प्लेसमेंट करंट का ऐड करके, मतलब म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के फॉर्म में उन्होंने इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, और ये आ गया अपना न्यू मैक्सवेल्स इक्वेशन के अंडर, मतलब एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, मेन ओरिजिनल किसने दिया था, एम्पियर, तो उनका नाम भी तो नहीं हटा सकते थे। फाइनली उन्होंने इस इक्वेशन को दिया, भाई इतना मेहनत करके तो अब उनका नाम हटा दो एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, नहीं हो सकता था। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को एज मॉडिफाइड किया और ज्यादा इनकंसिस्टेंसी यानी एरर्स को रिमूव करने के लिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का ऐड किया और उसे जनरली अपने लॉस के अंदर, अपने प्रिंसिपल्स के अंदर ला दिया, मैक्सवेल्स इक्वेशन के अंदर। तो ये था जिस कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो तो अब नेक्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। जो भी जनरली अपने पास मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो सारे मैक्सवेल्स इक्वेशन को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वहां भी इस्तेमाल करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, वहां इस्तेमाल नहीं होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बट एक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, चैप्टर को हम एज ब्रीफ में लेके ही जाएंगे, इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट इसी में डालो मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स ने फाइनली 4 इक्वेशंस दिए अपने,
क्या दिए, यही पूरा प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे उन्होंने मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरा मैग्नेटिज्म के लिए, सिंपल बोलो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने 4 बेसिक लॉ दिए। अब सिंपल सा बोल सकते हो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू ही अपन इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल जो इक्वेशंस है उससे समझा जा सकता है बट बेसिक लेवल पे, बट अगर हायर लेवल पे बात की जाए पूरी तरह से एक्यूरेट, तो अपन मैक्सवेल्स इक्वेशन का ही यूज करके समझ सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा सही है पूरा गलत है वो वाला कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हो कि अभी जो अपन पढ़ के आते हैं, पढ़ चुके हैं, वो पूरी तरह से सही है ऐसा हम नहीं बोल सकते, पूरी तरह से गलत है ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को फर्दर हायर इक्वेशंस के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन का ही यूज किया था। तो मैक्सवेल्स का हम यूज करके एक कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। हम सिंपल ये दिमाग में से बैठेगा कि रखो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मैग्नेटिज्म हो, मैग्नेटिक कहो, वो दोनों के लिए ही है। तो अपन अगर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसका एक ब्रीफ अकाउंट ले सकते हैं, मतलब ब्रीफ नॉलेज गेन कर सकते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन एक फर्दर एक बहुत ज्यादा अच्छी सी सोच लेके आया। मैक्सवेल्स इक्वेशन ने एक मैक्सवेल के अंदर एक बहुत बड़ी सोच लेके आए, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है अभी थोड़ा देर में समझेंगे, ठीक है ना। इसके जब उन्होंने ये सारे के सारे इक्वेशंस दिए तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट के कारण ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस बनाए। अब उन्हें मैक्सवेल इक्वेशन के कारण भैया उन्हें मालूम चला कि एक नया कॉन्सेप्ट कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, there should be an existence of electromagnetic waves, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इन दोनों के कारण कुछ ना कुछ तो वेव्स क्रिएट होंगी और उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं वो थोड़ा देर में ही समझेंगे, अभी जनरली मैक्सवेल्स इक्वेशन कवर कर लेते हैं। ठीक, तो चलो, तो पहला मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये पहला मैक्सवेल्स इक्वेशन किसके बेसिस पे था, गॉस लॉ के बेसिस पे था। चलो फटाक से, तो मैक्सवेल ने 4 फाइनल इक्वेशंस दिए, तो उन 4 इक्वेशंस की बात करते हैं। पहला इक्वेशन जो उन्होंने पहला दिया वो फर्दर बेस्ड था गॉस लॉ के ऊपर, गॉस लॉ ऑफ ELECTROSTATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड था। उस इक्वेशंस के हिसाब से क्या था फाइनल वो इक्वेशन, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इज इक्वल्स टू Q बाय F7। ये था पहला उनका लॉ। क्योंकि अपने को मालूम है कि जो भी गॉस लॉ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमेशा हम क्लोज्ड सरफेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी सरफेस हो, बट वो सरफेस कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो, ऐसा भी हो कैसा भाई, पर उसका क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लोज्ड। तो हम उसके लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनली उन्होंने मैक्सवेल ने पहले गॉस लॉ के हिसाब से अपना पहला कॉन्सेप्ट दिया जो कि गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट आता है उन्होंने किसके लिए था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी तरह से उन्होंने मैग्नोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेम टू सेम उसी तरह से गॉस लॉ ऑफ मैग्नोस्टैटिक्स, MAGNOSTATIC मैग्नोस्टैटिक्स के लिए भी लॉ दिया। उस लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नोस्टैटिक है मतलब मैग्नेटिक है, तो B इंटू ds इज इक्वल्स टू 0। एज जो गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेटिज्म लॉ मस्ट बी 0। ठीक है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए कहाँ इस्तेमाल होता है। चलो, तो ये दूसरा उनका इक्वेशन था। तीसरा इक्वेशन उन्होंने फैराडेज लॉ को मॉडिफाइड किया था। ठीक है, अपने इक्वेशंस के अंदर तीसरा इक्वेशन रखा था फैराडे, FARADAYS, फैराडेज लॉ ऑफ किसके, फैराडेज लॉ कौन सा लॉ था, फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को उन्होंने मॉडिफाइड किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ELECTROMAGNETIC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक INDUCTION इंडक्शन। अरे इसको क्यों लिखा हूं, चलो इसको रब करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उन्होंने एज अ उसके बेसिस पे फैराडेज लॉ के बेसिस पे ही तीसरा अपना इक्वेशन दिया जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन है उन सभी में से, दैट
इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DL इज इक्वल्स टू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो लॉस था, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई बी बाय डी टी, ठीक है, डी फाई ई बाय डी टी। और फर्दर यहां पर एक चीज भूल रहा था, दैट ये इक्वेशन वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन उनका माना जाता है, ठीक है। अब ये बोल नहीं सकते कि कौन सा बेस्ट है, बट एज इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज है आज के जमाने में, सबसे ज्यादा इस इक्वेशन से ही ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका इक्वेशन का आगे जाके भी यूज करेंगे, ठीक, क्लियर है। और आखिरी इक्वेशन जो उनका वन ऑफ द फेमस इक्वेशन है इन सभी में से, कौन सा इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, एक ही साल लिखे दे रहा हूं इक्वेशन। ये आखिरी लॉ था जो अपन इससे पहले ही समझ के आ चुके हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एल इज इक्वल्स टू इंटू डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और यही है अपना फाइनल और मोस्ट फेमस इक्वेशन, जिसके कारण उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का आविष्कार कर पाया, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी को उन्होंने भाप लिया था, उसी इनकंसिस्टेंसी के थ्रू उन्होंने एक नया टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट का आविष्कार किया था, और ये फाइनल अपना 4 इक्वेशंस हो गए, जो कि एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलोगे तो इंपॉर्टेंट है, बट एक ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादातर, ठीक है। मैक्सवेल के बारे में आप थोड़ा थोड़ा तब जान ही गए होंगे, मैक्सवेल्स की वर्किंग मॉडल क्या था। मैक्सवेल एक चीज के पीछे पड़ जाते थे तो भाई उसको कंप्लीट किए बिना छोड़ते नहीं थे भाई, इनकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से उन्होंने 4 इक्वेशंस दिए। अब ये 4 इक्वेशंस के बाद उनको ऐसा लगा कि भाई ऐसा डिस्प्लेसमेंट करंट की कारण ही बोला जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस किया, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सर्च किया। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फर्दर स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक, मेन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और स्टार्टिंग से हो गया। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी जब आप इसके बाद आई थिंक सो तीसरे या चौथे लेक्चर पे अपना क्वेश्चन वीडियो रिलीज होगा, तो उस क्वेश्चन वीडियोस को देखोगे तो ठीक, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, तो आज पाते भी आपको देखने को मिल जाएगा, आई बॉक्स पे क्लिक करके आप जा सकते हो। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले तो ये स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आई, ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कोई भी चार्ज एक एक्सेलरेट होता है और एक ऑसिलेटिंग फील्ड क्रिएट करता है, मतलब या ऑसिलेट होने का मतलब है, देखो जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होता है, ये मान लेते हैं यही चार्ज है क्यू पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होता है, ठीक है। एक्सेलरेट यानी जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होगा और एक ऑसिलेटिंग फील्ड क्रिएट करेगा, ऑसिलेटिंग फील्ड यानी होता है कुछ इस तरह से एक्सेलरेट होते होते ये अपनी डायरेक्शन को इस तरह से वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, इसे बोला जाता है, और इसे बोला जाता है ऑसिलेटिंग मतलब एक जगह घूमना होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेट कर रहा है तो एक जगह तो घूम पाएगा नहीं, ठीक है, वो तो मूवमेंट करेगा, आगे बढ़ेगा, तो यही बोला जाता है ऑसिलेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग फील्ड, इसी को बोला जाता है एक टाइप ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस तरह से अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करते हुए मूव करते रहे, ठीक है, चार्ज मूव करेगा। अब ये चार्ज के मूव, ऐसा ये चार्ज मूव तो कर दिया भाई, इसने चार्ज ने मूव कर दिया। अब इस चार्ज के मूव करने के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक जस्ट अपोजिट में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये जहां पास मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसी के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब इसको बी मान लेते हैं, इसको बी, ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको
बी मान लेते हैं, तो इसके ऊपर जो ये आ जाएंगी, ये क्या आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बेस। तो जहां पास से अब ये देखो क्या होता है, जैसे ही चार्ज मूव करना चालू किया तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चालू कर देता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्ट होने के कारण सेम उसके जस्ट अपोजिट में यानी परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जहां एग्जिस्ट किया तो उसके कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मतलब टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और वही टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये एक सिंपल तो बोल सकते हो कि एक दूसरे के ही सोर्स क्रिएट बन जाते हैं, एक ही दूसरे के सोर्स बन जाते हैं। अब ये जब एक दूसरे के सोर्स बन जाते हैं तो इनके परपेंडिकुलरली या फिर इन दोनों के वेव्स के परपेंडिकुलर में एक वेव मूव करती है, एक वेव एग्जिस्ट करती है, उसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक, अभी समझ नहीं आया, चलो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे ही एक चार्ज मूव करना चालू करता है एक ऑसिलेटिंग फील्ड में और एक्सेलरेट करता है सर्टेन वेलोसिटीज के थ्रू, तो वो एक क्या प्रोड्यूस करने लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस के करने के कारण जस्ट परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही टाइम वेराइन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टाइम वेराइन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वही टाइम वेराइन मैग्नेटिक फील्ड के कारण टाइम वेराइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये एक दूसरे के कारण एक दूसरे का सोर्स बन जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स। ठीक है, यहां पास मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बना और यहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बना। फिर से यहां पास की क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बना। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बना। तो ये इस तरह से चलते जाता है, मतलब टाइम वेराइंग, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की ये सोर्स बनते चलते हैं और इस सोर्स बनने के कारण एक इनके परपेंडिकुलरली वेव एग्जिस्ट करती है, मतलब वेव उसी डायरेक्शन में मूव करती है और उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी तक उसी पर सिर्फ एक ब्रीफ अकाउंट हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिरकार कहां से आए, कैसे बने, ये तो अपने को समझ आ गई, बट आगे में इनके कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं तो अपना टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो, तो इससे पहले एक चीज और नोट करो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक ट्रांसवर्स नेचर शो करते हैं। ट्रांसवर्स नेचर मतलब सिंपल सा इस तरह से इसे समझ सकते हो, इसे मान लेते हैं एज अ एक्स एक्सिस, इसे मान लेते हैं एज अ वाई एक्सिस और इसे मान लेते हैं एज अ जेड एक्सिस। ठीक, अब इसके थ्रू यहां पास से एज अ चार्ज कंसीडर कर लेता हूं, एक प्लस चार्ज कंसीडर कर लेता हूं। ये चार्ज जैसे ही मूव करना चालू करेगा तो एक वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले यहां पास क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बना, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इस तरह से क्रिएट अप हो जाएगा। अब उसी वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब समझ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जस्ट ये आगे जाएगा तो यहाँ पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे और ये एक अच्छी खास ये बात है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है कंसीडर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, हर एक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है तो जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस पे होगा और इसी नेचर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर इसी नेचर को बोला जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एज इन अ डायरेक्शन रहेगा वाई एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड एक्सिस के रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे रहेगा। मतलब एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा और उसी फील्ड में
एक्स एक्सिस में एक वेव मूव करेगी। ये वेव क्या मूव कर रही है, ऐसा मूव कर रही है, एक वेव मूव करती है चार्ज की, और उसी चार्ज की वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो या फिर ईडब्ल्यू बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। क्या है, ट्रांसवर्स नेचर। तो ये क्या है, एक टाइप का ट्रांसवर्स नेचर इसे बोला जाता है। सिंपल से इस तरह से आप डायरेक्शन शो कर लेना हर एक के लिए। एग्जाम में हो सकेगा तो छोटा सा ही बनाना, तो इससे आपका समय बचेगा। अब जो ये ट्रांसवर्स नेचर जो शो कर रहा है, मतलब सिंपल से बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर के थ्रू, ट्रांसवर्स या फिर एक वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट एक खास बात यहाँ एक चीज और है कि दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी, मान लो किसी की इंटेंसिटी चेंज करे दे रहे हो, ठीक है, मतलब उसकी इंटेंसिटी अप एंड डाउन कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वेव्स चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो उसी के जस्ट अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंजेस होगा, उसकी इंटेंसिटी में भी चेंज होगा। मतलब ये एक तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये टाइप की इसकी अच्छी खासी सी प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है, जो मजेदार भी है। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आई थिंक सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह से शो करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक यहीं पास से स्टार्ट कर लेते हैं, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो, तो अब नेक्स्ट इसी में डाल लो व्हाट इज स्पीड डालो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड्स क्या होंगी। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप सिंपल कंज्यूम कर सकते हो एक लाइट का पार्टिकल्स टाइप का ही सिंपल, वो भी एक वेव नेचर शो करता है, जितनी उसकी स्पीड तो इसकी भी उतनी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक लाइट पार्टिकल भी है, तो वो सारी कॉन्सेप्ट्स अभी मत पकड़ के रखो, उसको जस्ट थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होते हैं और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मतलब सिंपली बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण वेराइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उससे स्पीड भी जो प्रोड्यूस हो रही है वो इन्हीं दोनों के कारण प्रोड्यूस होगी, सिंपल। ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बाय में लिख सकता हूं, और इनकी स्पीड आप इस तरह से लिख सकते हो 1/f7 एक एक्सप्रेशन होता है 1/f7 म्यू नॉट इंटू f7। ठीक है, मतलब अब्सोल्यूट परमीएबिलिटी इंटू अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्या होता है, अब्सोल्यूट परमीएबिलिटी और ये अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस f7। ठीक, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू मिल जाता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि अपना अगर म्यू नॉट यानी अब्सोल्यूट परमीएबिलिटी की देखोगे वैल्यू तो करीब करीब 4 × 10⁻7 होता है, वहीं पास f7 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻70। तो इन दोनों को अगर रूट वैल्यूज में सॉल्व करोगे तो अपने पास फाइनल c की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड की वैल्यू अपने पास इतनी मिल जाती है। ठीक, एज ए लाइट की स्पीड के बराबर। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मतलब भाई बहुत ज्यादा है। तो ये आ जाएगा। अब इसी के थ्रू अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट आगे, पर उससे पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चालू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। पहली प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक किसके कारण एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये 100 बार ट्राई कर चुके हैं, हम बोल चुके हैं। तो सिंपल जो इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, अगर एनर्जी का हम डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो एवरेज हम बोल सकते हैं हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा और हाफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मतलब उसमें एनर्जी भी एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर्ड होगी। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहली प्रॉपर्टी।
मतलब एवरेजली अगर डिवाइड की जाए एनर्जी तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी के फॉर्म में, आधा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो ये आ जाएगा पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा प्रॉपर्टी एज जो भी मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, अब देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई तो वैसे एक टाइप्स के चार्ज पार्टिकल्स सी टाइप के बोल सकते हो, एक उसमें भी चार्जेस प्रेजेंट है तो वो भी मूव कर रहा है। अब मूव करने के कारण सम हाउ उसमें क्या मोमेंटम तो प्रेजेंट रहेगा ही और उसके साथ साथ एनर्जी प्रेजेंट रहती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्दर ईडब्ल्यू वेव्स में दो चीज तो प्रेजेंट रहता है, एक मोमेंटम और दूसरा एनर्जी। ये दोनों चीज तो प्रेजेंट रहती है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट वी कैन से दैट थ्रू दिस इक्वेशन अपन लिख सकते हैं कि जो भी अपने पास सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लीनियरली सरफेस पे जो भी मोमेंटम प्रेजेंट होगा वो कितना इक्वल होगा, वो P इज इक्वल्स टू U बाय C के इक्वल होगा। व्हाट इज U अपन का टोटल एनर्जी है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टोटल एनर्जी है वो U आ जाएगा और C क्या आ जाएगा, C इज अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है। तो यही टोटली या फिर टोटल लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं जो कि उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। समझ आया? अब ये जो टोटल एनर्जी है U नॉट वो कितने के इक्वल होता है, तो यही थर्ड प्रॉपर्टी इसकी बना दो कि दैट जो भी इसमें जो भी एनर्जी प्रेजेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही प्रेजेंट है। तो टोटल एनर्जी भी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी एग्जिस्ट करेगी, तो U भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ऐड कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी होती थी 1/2 F7 इंटू ई स्क्वायर, ये होती थी। और उसी तरह से मैग्नेटिज्म के कारण क्या होती थी 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है, ये होता था अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और ये क्या हो जाएगा अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फेज। तो यही टोटल एनर्जी आ जाएगा जो कि स्टोर्ड रहेगा एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो टॉपिक क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उसमें चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर एवरेजली डिवाइड किया जाए तो चार्जेस अपने को जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही देखने को मिल जाएगी। दूसरा अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एस वो मोमेंटम शो करते हैं, मतलब स्पीड कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो मतलब उनका जनरली कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ही और जनरली उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रेजेंट रहती ही है। तो वो मोमेंटम जो उसके लीनियरली सरफेस मतलब सरफेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सरफेस के ऊपर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोमेंटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना इक्वल होगा, तो P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जितना प्रेजेंट है और जितनी उसकी स्पीड है उसके हिसाब से उसका मोमेंटम निकाला जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी उसमें कितना स्टोर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी किसके किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 1/2 F7 हो जाएगा इंटू स्क्वायर और इसके लिए मैग्नेटिज्म के लिए 1/2 बी स्क्वायर बाय 2 ऑफ म्यू नॉट, ये दोनों आ जाएगी एज अ टोटल एनर्जी जो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल लो कि दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी में भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और यही बन जाएगा आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट DEFLECT डिफ्लेक्टेड इन ELECT इलेक्ट्रिक एंड MAGNETH मैग्नेटिक फील्ड, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये भी आ जाएगा आपका चौथा प्रॉपर्टी। और पांचवा प्रॉपर्टी आई थिंक सो 5 प्रॉपर्टीज काफी रहेंगी। पांचवा प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। मतलब
सुपरपोजिशन क्या फिनोमिनस को एक्सप्लेन करता है, सुपर फिनोम लाइट की एक्सप्रेशन को यूज करता है, लाइट रिफ्लेक्शन को शो करता है, इंटरफेरेंस को शो करता है, डिफ्रैक्शन को शो करता है, रिफ्रैक्शन को शो करता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को शो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो लाइट एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बिहेवियर को शो करती है, मतलब किसी चीज पे टकराती है तो वापस आके रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होती है, ये सारी चीजें। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। मतलब एक कंडीशन से बोल सकते हो, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं तो आप सिंपल से एक चीज बोल सकते हो, क्या कि ये भी क्या रिफ्लेक्शन शो करेंगी, रिफ्रैक्शन शो करेंगी, इंटरफेरेंस शो करेंगी, डिफ्रैक्शन शो करेंगी, मतलब ये सारी चीजें ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शो करेंगी। तो ये हो गई मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो। आई थिंक सो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चालू करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो पे ही ट्रैवल करेंगे। तब से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको मालूम है वो फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पास से और प्लेलिस्ट यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट और पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को खोलने के लिए पासवर्ड दे देना जेपी वर्ल्ड। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।